दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेंटेनेंस केस की। मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में जो केस आपकी पत्नी के द्वारा आप पर फाइल किया जाता है। अधिकतर जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपकी वाइफ है वो ऑब्वियसली मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करती है। अब यहां तक तो ठीक है कि वो आपकी पत्नी है, उसका आपसे मेंटेनेंस का राइट है, आप किसी के राइट को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उस मेंटेनेंस की पिटीशन में जो कंटेंट होता है उस कंटेंट से लगभग सभी को आपत्ति होती है। अब इसके अंदर जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे पति ने शादी के कुछ समय के बाद ही मेरे साथ प्रताड़ना करनी शुरू कर दी, मेरा पति मुझे ड्रिंक करके मारता है, मेरा पति को जो है उसके जो घर वाले हैं वो भड़काते हैं और उनके भड़कावे में आके वो मुझे प्रताड़ित करता है, वो मुझसे डाउरी की डिमांड करता है, वो कहता है अपने पिताजी से इतना लेके आओ, मैं अपने पिताजी से जितना लेके आती हूँ उसमें वो सेटिस्फाई नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत से मामलों में तो यहाँ तक मेरे को जान से मारने की कोशिश करी, मेरे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और भी बहुत कुछ। तो कुल मिलाकर के जब ये पिटीशन हस्बैंड को प्राप्त होती है तो उसका आधे से ज़्यादा दिमाग तो ऐसे चकरा जाता है कि भाई इतने सारे एलिगेशन, उसको इतनी फिक्र उस वक्त मेंटेनेंस की नहीं हो रही थी जितना उस एलिगेशन की हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये सारे एलिगेशन मेरे पे लग गए हैं तो मेरी तो लाइफ ही खराब हो जाएगी। और अब बात आती है कि अब इसको हैंडल कैसे करें, इसको टैकल कैसे करें। अब दोस्तों यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि वाइफ ने आपके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए वो एलिगेशन उसके कहने से आपके ऊपर लग नहीं गए, वो एलिगेशंस को वाइफ को साबित करना पड़ेगा। इवन यहां तक के जजमेंट बहुत सारे आए हैं कि यदि वाइफ उन क्रूरल्टी के घटनाओं को, उन आरोपों को साबित नहीं कर पाती तो उसको किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं ऐसा ही आपको एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूं, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब जो भी आप लिख रहे हो उसको साबित करने की जिम्मेदारी आपकी। यू हैव टू प्रूव कि आपके साथ हैरेसमेंट हुई, आपसे डाउरी डिमांड की गई या आपके साथ क्रूरल्टी हुई, ये सब आप प्रूव करोगे। और यदि आप प्रूव नहीं कर सकते देन यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट एनी टाइप ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम योर हस्बैंड। तो फिर ऐसे में आप किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस के हकदार नहीं हैं। और यहां पर पत्नी का जो मेंटेनेंस था वो खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसे भी जजमेंट है और हमें जजमेंट का रेफरेंस भी लेना चाहिए और इस चीज पे फोकस भी करना चाहिए। केवल इतना कह देना कोर्ट हमारी सुनती नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये सोचते हुए हम प्रयास ही नहीं करते। हमें अपनी तरफ से तो प्रयास करने चाहिए। जो चीजें कोर्ट में नेगेटिव पॉजिटिव है वो एक अलग बात हो गई। तो ये जो जजमेंट है बहुत खास है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि डेली हम अपना टाइम इस प्रकार के वीडियोज में दे सकें। दोस्तों देखिए इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ, पत्नी ने इसी प्रकार की 125 सीआरपीसी की पिटीशन डाली थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर संज्ञान लिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें जो भी घटनाएं हैं क्रूरल्टी की, हैरेसमेंट की, डाउरी डिमांड की, इसको आप साबित ही नहीं कर पाई। और अगर आप इसको साबित नहीं कर पाती हैं तो आपको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। खाली कह देने से कुछ भी साबित नहीं होता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी ने जो पिटीशन लगाई थी 125 सीआरपीसी की, इसमें जो भी मेंटेनेंस मांगा था उसको खारिज कर दिया, यानी पत्नी को किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं दिया गया। अब दोस्तों यहां पर एक प्रैक्टिकल समस्या आती है। एक आम आदमी के साथ जब भी कुछ गलत होता है उसके पास एक होप होती है कोर्ट। आखिरी ऑप्शन उसको क्या दिखता है, जब उसकी पुलिस नहीं सुन रही होती, जब उसके साथ अन्याय हो रहा होता है, जब उसकी वाइफ के द्वारा उसको हैरेस किया जाता है या फिर किसी वाइफ को उसके हस्बैंड के द्वारा हैरेस किया जाता है, तो आखिरी ऑप्शन उसके पास क्या होता है, कोर्ट, कि वो ऑनरेबल कोर्ट में जाएगा और वहां से उसको न्याय मिलेगा। लेकिन विडंबना यह है आज के समय पे मोस्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एक ढांचे पर कार्य करता है, यानी कि एक लाइन खींच ली गई है, बस उसको फॉलो किया जा रहा है, मेरिट पे चीजें नहीं देखी जाती, जो कि सच्चाई और आप कह लीजिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। सबसे ज्यादा ये चीज फैमिली कोर्ट के अंदर है। फैमिली कोर्ट में क्या है कि इवन बहुत से मामलों में वकील साहब को आर्ग्यूमेंट ही नहीं करने दिया जाता, बोला जाता है बाबा हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो खत्म करो, फटाफट खत्म करो। कई मामलों में जिरह नहीं करने दी जाती कि भाई आप जिरह क्या करोगे, इसमें मेंटेनेंस का मामला, इसमें क्या जिरह करनी है, पत्नी तो है ना, ठीक है खत्म करो, आगे बढ़ो। अब क्या बोले, क्योंकि जो भी एडवोकेट है, जो क्लाइंट है, सामने जो चेयर रखी है उस चेयर की रिस्पेक्ट करता है और उस चेयर से उसको बड़ी आशा होती है। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर क्या होता है, सच्चाई सामने निकल करके नहीं आ पाती। अब होता क्या है कि देखिए मेंटेनेंस का केस है। अब मेंटेनेंस के केस में पत्नी ने बहुत सारे एलिगेशन आपके ऊपर लगा रखे हैं, मेंटेनेंस मांगा हुआ है। अब बात ये कही जा रही है, अगर आपको जिरह में कह दिया जाए आप इससे कुछ पूछेंगे नहीं, आप तो ये पूछिए कि आपकी कितनी इनकम है, आप काम करती है नहीं करती, खत्म करिए। अब आप एक बात बताओ कि जो उसने इतने एलिगेशन लगाया उसका क्या होगा अगर मैं 2 क्वेश्चन उस एलिगेशन के बारे में पूछ लूं और कहीं पे निकल के आ जाए कि उसने मेरे पे झूठे एलिगेशन लगाए थे, या फिर लड़की की किसी और स्टेटमेंट से कोई रिलेवेंस आ जाए कि वो झूठा केस लेकर के आ रही है या कुछ और चीज, कुछ भी, तो मेरा डिफेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मैं निकलवाना चाह रहा हूं, उसकी कनेक्टिविटी कहां होगी, वो तो मुझे पता है ना। अब ये भी अगर मुझे कोर्ट ही बताएगा कि भाई ऐसा है, हम जो कह रहे हैं वही क्वेश्चन पूछो, तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो कोई रोल ही नहीं रह गया फिर। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है कि ना तो जिरह का सही से अवसर मिल रहा है,
ना तो आर्ग्यूमेंट का सही से अवसर मिल रहा है। अब चीजों को लेकर के कैसे आए, सच्चाई कैसे निकल करके आए, और एक आम आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं रहता, कोई गलत डिसीजन हो जाता है फिर जाओ जी हाई कोर्ट। अब हर किसी की इतनी कैपेसिटी थोड़ी है फाइनेंशियल कि वो हाई कोर्ट जा सके, ये चीज सबको समझनी चाहिए। एक आम आदमी, एक एडवोकेट से लेकर के सामने वाली कुर्सी पे जो जज साहब बैठे हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, जिनकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं और कोर्ट के आगे हम ऑनरेबल शब्द का यूज करते हैं, उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि यहां पर हर एक तबके का आदमी आता है और हर तबके के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो जजमेंट को जाके ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। तो इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका जो जस्टिस है, सही जस्टिस उसको लोअर कोर्ट से मिले, कि कोर्ट तो वो भी है ना। तो ये हम सबकी ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबको समझना चाहिए। एडवोकेट, मजिस्ट्रेट, पूरा कोर्ट स्टाफ, वी ऑल आर पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। और हम में से कोई एक भी अपने काम को ठीक से नहीं करेगा तो पूरा ताना बाना बिगड़ जाता है, समाज में एक गलत मैसेज जाता है, सोसाइटी बुरी तरह प्रभावित होती है। और ये केवल वो जान सकता है जिसके साथ ये हुआ है, बाकी दूसरा आदमी इसको रियलाइज भी नहीं करेगा। तो इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हमारे देश में जुडिशियल व्यवस्था ऐसी बने कि लोगों का विश्वास इस पर और पक्का हो, ना कि ऐसा हो कि एक बार कोर्ट में आए उसके बाद बोला भाई दोबारा कोर्ट का मुंह नहीं देखना, कोर्ट में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी हार है, हमारी कंट्री की हार है। तो इस चीज पर भी फोकस किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। जितने भी माननीय अफसर, अधिकारी जुडिशरी में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, उन सबको भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि चीजें थोड़ी सुधरें, सुधार आए। ठीक है, जल्दी चलानी चाहिए प्रक्रिया, मैंने नहीं कहता कि भाई लेट करें, ये तो अच्छी बात है कि जल्दी प्रक्रिया चले, फटाफट हो, एडजॉर्नमेंट एक्सेप्ट ना हो किसी की, जो होना है फटाफट हो। लेकिन जहां पर आदमी को जस्टिस मिलना है, कौन सी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं जी, एक क्रॉस एग्जामिनेशन, दूसरा आर्ग्यूमेंट। यहां तो एटलीस्ट मौका दीजिए। हर एक मामला एक जैसा नहीं होता, कहीं पे 2 लाइन की जिरह होती है, कहीं 2 पेज की जिरह होती है, कहीं 2 दिन की जिरह होती है। हर मामले पे तो डिपेंड करेगा। अब हर मामले में अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन मिल जाए 2 मिनट में खत्म करो, तो कैसे पॉसिबल है? अब मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूं केस का। एक केस में, मेंटेनेंस केस में, हमने क्रॉस करी, उस क्रॉस में बहुत कुछ निकल के आ गया, 2-2.5 पेज की क्रॉस थी। अब उसी लड़की ने एक केस 498 का करा हुआ था गलत। अब हमने उस मेंटेनेंस में जो क्रॉस हुआ था उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के वहां लगा दी, तो कम से कम उसका झूठ तो प्रूफ हो गया कि एक जगह पे लड़की कह रही है मैंने 5 तोला सोना दिया, एक जगह कह रही है मैंने 15 तोला सोना दिया, एक जगह कह रही है मैंने 25 तोला सोना दिया। तो मेरे को जस्टिस तो मिला, लेकिन किस वजह से मिला? वो जो क्रॉस हुई थी उस वजह से। यदि उस क्रॉस में मैं बस ये पूछता तुम काम करती हो या नहीं करती हो, लड़की कहती नहीं करती हूं, मेरा क्रॉस खत्म। मैं कैसे 498 में साबित करता या कहीं और साबित करता कि लड़की गलत है? तो भैया रिकॉर्ड पे तो चीजें आ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 मिनट की जगह 15 मिनट की क्रॉस हो जाए। हमें केसेस को जल्दी निपटाना है और हम सबको उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। अभी एक मामला मेरे पास कल आया था, तो उसमें एक लड़के ने 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई 125 सीआरपीसी के केस में, और उसने कहा जी मेरी वाइफ तो जॉब करती है और उस पर्टिकुलर स्कूल में करती है, तो इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वहां से जो है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए जाए, और कुछ जो उसके पास एविडेंस थे वो उसने सबमिट भी कर दिए थे। अब उसका डिस्पोजल नहीं किया गया 91 सीआरपीसी का। बंदे ने एप्लीकेशन दे दी साहब इसका तो डिस्पोजल कर दे, उसके बाद मेरे पे मेंटेनेंस लगाए, लेकिन एंट्री मेंटेनेंस भी बांध दिया गया, और इवन ऑर्डर शीट में यह लिख दिया गया कि भाई 91 सीआरपीसी का डिस्पोजल जब दोनों पार्टी के एविडेंस हो जाएंगे, जब आर्ग्यूमेंट भी हो जाएंगे, मैं जजमेंट के टाइम पे करूंगा। बताइए, जजमेंट के टाइम पे 91 सीआरपीसी का डिस्पोजल करेंगे, उसमें आप कोई ऑर्डर भी कर देते हैं स्कूल को, उसके बाद कौन उसकी पैरवी करेगा? आर्ग्यूमेंट के बाद तो आपने जजमेंट ही कर देना है। तो कोई लॉजिक हुआ क्या इस बात का? वो ऑर्डर शीट की कॉपी मेरे पास पड़ी है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कम से कम ऐसा हो कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अब 91 सीआरपीसी का अगर वो डिस्पोजल तभी कर दें तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें यही तो कहना है सामने वाली पार्टी को कि भाई ऑब्जेक्शन दीजिए, अगर कोर्ट उचित समझती है तो एक ऑर्डर कर दें स्कूल को कि भाई ये चीज यहाँ पे सबमिट करो, और वो चीज रिकॉर्ड पे आ जाएगी तो उसकी लाइट में जजमेंट कर दें। तरीका तो यही है ना। लेकिन मनमर्जी चल रही है, तानाशाही चल रही है, पूरे तरीके से ऐसे ही काम हो रहा है। सभी ऐसे नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा ही हो रहा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।